नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 15 जुलाई 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल जेंडर इनइक्वालिटी से संबंधित। दूसरे नंबर पे क्या प्रोटेक्शनिज्म कंपैटिबल है विद लिबरलाइजेशन। डिटेल से इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। काइंड ऑफ इंटरव्यू है, लेकिन इस इंटरव्यू से हम पॉइंट्स को ड्रा कर लेंगे जिन्हें यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ सकती है जीएस पेपर 3 में। और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू का ही, डिसेबिलिटी से संबंधित, ड्राफ्ट डिसेबिलिटी पॉलिसी। एथिक्स का एग्जांपल है, जैसे देखो मेट्रो में ये जो वुमेन है अपने बच्चे के साथ में मेट्रो के फ्लोर पर बैठी हैं और आसपास के जो लोग हैं वो ऊपर बैठे हैं, तो ये एक एग्जांपल है लैक ऑफ कंपैशन का। मतलब सारी सीट्स फुल हैं, कोई भी खड़ा नहीं हुआ इस महिला को सीट देने के लिए। तो इसका मतलब कंपैशन पे जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछे ना, लैक ऑफ एम्पैथी या फिर कंपैशन, तब आप ये एग्जांपल दे सकते हो। ये वैल्यूज ना धीरे धीरे समाज में अब डिग्रेड हो रही हैं, कम हो रही हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जेंडर इनइक्वालिटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? आप एक बात बताइए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। रेगुलरली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज किया जाता है और 2022 के लिए भी हाल ही में रिलीज किया गया। यह इंडेक्स हमें बताता है कि वेरियस डायमेंशंस में, मेनली 4 डायमेंशंस, जैसे देखो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, दूसरे नंबर पे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, तीसरे नंबर पे एजुकेशनल अटेनमेंट और चौथे नंबर पे हेल्थ एंड सर्वाइवल। इन 4 डायमेंशंस में कौन से देश में मेल और फीमेल के बीच में गैप कितना है? स्कोर अगर कम है किसी देश का, इसका मतलब उस देश में पर्टिकुलर डायमेंशन से संबंधित गैप कम है। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं, हवा में समझ में नहीं आएगा। जैसे देखो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के मामले में इंडिया को रैंक मिली है 48 और इंडिया का स्कोर है 0.267। यानी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के मामले में इंडिया में मेल और फीमेल के बीच में जो गैप है रिलेटिवली कम है। हमारे देश में अभी काफ़ी सारी वुमेन पार्लियामेंट्रियन हैं, आपको पता है, कम है हालांकि, लेकिन दूसरे देशों के अपेक्षाकृत फिर भी ठीक ठाक है। होना तो 50% चाहिए। लेकिन दूसरे पैरामीटर्स से संबंधित तो देखो इंडिया की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ एंड सर्वाइवल लीजिए, इंडिया की रैंक है 146 आउट ऑफ 146। बड़े दुख की बात है, बिल्कुल लास्ट नंबर पे है इंडिया इस पैरामीटर में, हेल्थ एंड सर्वाइवल के मामले में। आगे कुछ आंकड़े भी आएंगे, जैसे कितने % महिलाएं हमारे देश में एनीमिया यानी खून की कमी का शिकार हैं। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी के मामले में इंडिया की रैंक कितनी है? 143 आउट ऑफ 146। इसका मतलब देखो ये है, लेबर फोर्स में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके अलावा लास्ट में एजुकेशनल अटेनमेंट के मामले में इंडिया का स्कोर रहा 0.961 और रैंक कितनी है? 107 आउट ऑफ 146। अब देखो अगर आप ध्यान से लेक्चर सुन रहे हो ना, तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आया होगा कि देखो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी के मामले में इंडिया का स्कोर है 0.350। आपको लगा होगा सर आपने बताया जितना कम स्कोर उतना ही इंडिया की अच्छी रैंक होनी चाहिए, लेकिन इतना अच्छा स्कोर होने के बावजूद रैंक है 143 इस पैरामीटर में, जबकि एजुकेशनल अटेनमेंट में स्कोर बहुत ज़्यादा बुरा है 0.961, रैंक कितनी है? 107। ऐसा क्यों? ऐसा देखो सिर्फ इसलिए हो सकता है कि एजुकेशनल अटेनमेंट के मामले में बाकी जो पीछे देश है ना इंडिया के, हो सकता है कि उनका स्कोर जो है वो इंडिया से भी ज़्यादा बुरा है। समझ गए? पिछले साल इंडिया की रैंक कितनी थी? पिछले साल इंडिया की रैंक थी 140 आउट ऑफ 156 कंट्रीज। 140वीं इंडिया की रैंक थी आउट ऑफ 146 कंट्रीज। और इस साल इंडिया की जो ओवरऑल रैंक है वो है 135th यानी 135वीं आउट ऑफ 146 कंट्रीज। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब इंडिया ने परफॉर्म किया है। जैसे देखो यूपीएससी मेंस के मार्क्स रिलीज करती है ना, हम देखते हैं कि ओवरऑल मार्क्स खराब आए हैं, लेकिन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के सब्जेक्ट में थोड़े ठीक ठाक आए हैं,
वैसे ही इंडिया के साथ हो रहा है। ओवरऑल स्कोर काफ़ी ख़राब रहा है मेंस में। इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, इन्होंने इंडिया के अपेक्षाकृत अच्छा परफॉर्म किया है इस इंडेक्स में। और इंडिया के कुछ पड़ोसी देश ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन्होंने इंडिया से भी खराब परफॉर्म किया है। सोच के देखिए क्या दिन आ गए हैं, इन देशों के साथ हमारा कंपैरिजन चल रहा है, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ईरान में तो आपको पता है 1979 से जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन आया है ना, वहाँ पे महिलाओं की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। पर्दा कंपलसरी है पब्लिक में, पब्लिक ड्रेस कोड है महिलाओं के लिए। इसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए कोई ठोस कानून नहीं है, मतलब बिल्कुल राइट्स नहीं है महिलाओं को ईरान में। और अफगानिस्तान में तो तालिबान जब से आया है 300 के आसपास दिन हो गए, अभी तक महिलाएं वहां पर स्कूल भी नहीं जा सकी हैं, अकेली घर से बाहर नहीं निकल सकती, ऐसा तालिबान ने फरमान जारी कर दिया है। कोई मेल सदस्य साथ में होगा तभी महिलाएं घर से बाहर निकल सकती हैं, और उनके साथ हमारा कंपैरिजन चल रहा है। बड़े दुख की बात है। 2022 में देखो, जहां पेंडेमिक धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच वार चल रहा है, कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकते हैं। तो जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप जो है ना, वो है 68.1%। इस ग्लोबल जेंडर गैप को फिल करने के लिए 132 साल लग जाएंगे अगर इसी रेट से हम मेल और फीमेल के बीच में जो गैप है अलग अलग पैरामीटर्स में, उसे फिल करने की कोशिश करेंगे। और साउथ एशिया में तो कंडीशन और भी ज़्यादा खराब है। 197 साल लग जाएंगे जेंडर गैप को फिल करने में, जो आज के समय में कंडीशन है मेल और फीमेल के बीच में साउथ एशिया में। हमारे देश में देखो टोटल पॉपुलेशन कितनी है महिलाओं की, 66 करोड़। पैंडेमिक ईयर्स में यानी महामारी के सालों में इनकम जो है वो श्रिंक हो गई। महिलाओं को हर फ्रंट पे मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जैसे फूड, हेल्थ, एजुकेशन फॉर द गर्ल चाइल्ड्स, इवन जॉब्स। लेटेस्ट जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है वो ये कहता है 15 से लेकर 49 एज के बीच में 57% जो महिलाएं हैं वो खून की कमी का शिकार हैं, जबकि 2015-16 में ये आंकड़ा था 53%। इतनी ज़्यादा जागरूकता के बावजूद, इतनी ज़्यादा स्कीम्स के बावजूद, बल्कि और ज़्यादा महिलाएं खून की कमी की शिकार हो रही हैं। इसके अलावा 88.7% ऑफ मैरिड वुमेन जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं इंपॉर्टेंट हाउस होल्ड डिसीजंस में। सिर्फ 25.4% महिलाएं ऐसी हैं 15 से लेकर 49 के बीच में जिन्होंने पिछले 12 महीनों में काम किया है और जिनको कैश में पे किया गया। कितने परसेंट महिलाओं के पास हमारे देश में बैंक अकाउंट है? 78.6। ये संख्या इंप्रूव हुई है क्योंकि सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च की, स्पेशली प्रधानमंत्री जन धन योजना। लेकिन देखो, तमाम प्रयासों के बावजूद लेबर फोर्स में जो पार्टिसिपेशन है ना महिलाओं का, वो बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। जैसे 2021-22 में महिलाओं का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में था सिर्फ 9.2%। 2016-17 में था 15%, यानी बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? इससे संबंधित भी एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, आपको याद हो तो। अब ना महिलाएं धीरे धीरे ज़्यादा एजुकेट हो रही हैं, ज़्यादा महिलाएं पहले के अपेक्षाकृत हायर एजुकेशन प्राप्त कर रही हैं। अब देखो, वो महिलाएं जिन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त की हैं वो स्किल्ड हैं मान लीजिए, तो उनको ज़्यादा अच्छी जॉब्स चाहिए, लेकिन ज़्यादा अच्छी जॉब्स कई बार मिल नहीं पाती, दूर दराज के एरिया में मिलती हैं। घर की सिचुएशन की वजह से महिलाएं दूर जाना नहीं चाहती। अगर हस्बैंड और वाइफ की जॉब अलग अलग लोकेशन पे हो तो वाइफ को बहुत बार अपनी जॉब सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। और पहले ऐसा नहीं था, मतलब पहले के फेनोमेनन के हिसाब से देखें तो महिलाएं थोड़ी कम स्किल्ड थी, कम महिलाएं स्किल्ड थी, तो वो जैसे खेत में काम कर लिया या फिर आसपास के एरिया में कोई छोटा मोटा काम कर लिया, तो कहने को वो पार्टिसिपेट कर रही थी लेबर फोर्स में। लेकिन अब ज़्यादा महिलाएं हायर एजुकेशन प्राप्त कर रही हैं तो उनको उनके कैपेसिटी के हिसाब से जॉब नहीं मिल पाती, तो वो जॉब ढूंढना ही फिर छोड़ देती हैं। ऐसा कुछ आर्टिकल था, हमने डिस्कस किया था। कंक्लूजन में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो हमें हर एक लेवल पे लीडरशिप पोजीशन पर महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है ना, उसे इंप्रूव करने की आवश्यकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जॉब्स को एक्सेस कर सकें और रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें। और इसके लिए सिर्फ सरकार का ना टोकनिज्म नहीं चलेगा, सिर्फ दिखावा। जैसे कल परसों हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था,
कि न्यूजीलैंड में अब क्रिकेटर्स, मैन क्रिकेटर्स को और वुमेन क्रिकेटर्स को इक्वल पे मिलेगी। तो ये टोकनिज्म है। ठीक है, एग्जाम्पल सेट होता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर चीज़ें चेंज होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है, इस प्रोटेक्शनिज्म कंपैटिबल विद लिबरलाइजेशन। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले मैं आपको लिबरलाइजेशन का मतलब बताता हूँ। हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे ना 1991 में। तो एलपीजी में पहला जो वर्ड है ना वो है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या होता है, मार्केट पे फोकस होता है। मतलब सरकार का जो इंटरफेरेंस है ना बिजनेस में वो कम से कम होता है। सरकार कम से कम रेगुलेट करती है। सरकार प्राइवेट एंटिटीज पर कम से कम रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं ताकि मार्केट डोमिनेट करे, मार्केट के हिसाब से चीजें चलती रहें। 1991 से पहले तो क्या हुआ करता था, हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। बोला जाता था ये लाइसेंस राज है, बिजनेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। सरकार मार्केट में इंटरफेरेंस किया करती थी, क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, क्या नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए, कितने दाम पर। लेकिन 1991 के बाद में ये सब चीजें दूर करने का प्रयास स्टार्ट किया एलपीजी रिफॉर्म्स के थ्रू। एल मीन्स लिबरलाइजेशन, पी मीन्स प्राइवेटाइजेशन और जी मीन्स ग्लोबलाइजेशन। समझ गए मतलब। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से प्रोटेक्शनिज्म का मतलब भी बता देता हूं। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब ये होता है जब सरकार ना डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है हमारे देश में लोकल एक्स पेन प्रोड्यूस करती है। अब ना ये जो कंपनी है ना एक्स जो पेन प्रोड्यूस करती है, इसका बिजनेस ना कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ना सेम क्वालिटी का पेन दूसरे देश से इंपोर्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल चाइना से। क्वालिटी सेम है, दाम कम है। अगर डोमेस्टिक कंपनी प्रोड्यूस करती है 10 रुपए में, तो चाइना की कंपनी इंडिया में भेज देती है 9 रुपए में, 8 रुपए में। और इस वजह से ये डोमेस्टिक कंपनी है ना खत्म सी हो रही है, क्योंकि महंगा पेन प्रोड्यूस कर रही है, बिक नहीं रहा है। चाइना की कंपनी सेम क्वालिटी का पेन सस्ता भेज रही है इंडिया में। तो सरकार क्या करती है, सरकार चाइना की कंपनी के माल पे, इंपोर्ट पे ना कस्टम ड्यूटी लगा देती है, फॉर एग्जाम्पल 20%। इससे होगा क्या, चाइना का वही पेन महंगा आएगा अब इंडिया में, और दाम जो है वो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे इंडियन कंपनी के पेन के मुकाबले में, या फिर उससे महंगे हो जाएंगे। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट ये निकलेगा अब चाइना का जो माल है इंडिया में आना कम हो जाएगा, कस्टम ड्यूटी ज़्यादा बढ़ा दी इसलिए। और डोमेस्टिक कंपनी जो है वो काम करती रहेगी अच्छे से, क्योंकि उसका कंपटीशन अब चाइना की कंपनी के साथ खत्म हो गया, क्योंकि सरकार ने कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया। ये है प्रोटेक्शनिज्म। ये है सरकार का एक प्रयास डोमेस्टिक कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब मेन जो इस आर्टिकल की थीम है ना, क्या प्रोटेक्शनिज्म और लिबरलाइजेशन दोनों एक ही समय में संभव है? देखो, इस आर्टिकल में तो यही बोला जाता है नहीं है। सारे जो पॉइंट्स हैं वो यही बोलते हैं सरकार की जो ये प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी है ना गलत है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत कैंपेन लॉन्च किया महामारी के दौरान। मकसद ये था इस कैंपेन को लॉन्च करने का सेल्फ रिलायंस, यानी घर में ही प्रोडक्शन, देश में ही डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना, दूसरे देशों से इंपोर्ट ना करना। राइटर्स के अनुसार ये एक प्रकार से प्रयास है फॉरेन कंपटीशन से डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने का। समझ गए? इसके बाद राइटर्स बोलते हैं देखो, ये जो प्रोटेक्शनिज्म है ना आत्मनिर्भर भारत कैंपेन में कि हमें डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना है सब कुछ, ये गलत है। राइटर्स के अनुसार ये डिसअपॉइंटिंग है, निराशाजनक है। आपको लगेगा अरे क्यों, ऐसा क्यों? अभी तक तो हम यही पढ़ते आए हैं कि हाँ अगर मेक इन इंडिया होगा तो अच्छा होगा। लेकिन राइटर्स पॉइंट ये रेस करते हैं, अगर देखो दूसरे देश से कोई चीज सस्ती मिल रही है तो हमें वो चीज क्यों प्रोड्यूस करनी है? किसी देश की विशेषता होती है, स्पेशलाइजेशन होती है कोई चीज प्रोड्यूस करने में, और किसी दूसरे देश की विशेषता होती है किसी दूसरे चीज को प्रोड्यूस करने में। एग्जाम्पल दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की स्पेशलाइजेशन है आईटी इंडस्ट्री में। इंडिया की स्पेशलाइजेशन अगर नहीं है किसी दूसरी इंडस्ट्री में, फॉर एग्जाम्पल हैवी मशीनरी में, ये सिर्फ एग्जाम्पल है समझने के लिए, तो फिर इंडिया उस सेक्टर पर ज्यादा ध्यान ना दे।
सरकार देखो अगर उस सेक्टर पे ध्यान देगी जिसमें इंडिया की स्पेशलाइजेशन नहीं है तो फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। राइटर एक एग्जाम्पल भी देते हैं 1970s की स्टोरी का। उस समय ना हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे ना, उन्होंने ना इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट पर काफ़ी फोकस किया। इसलिए उन्होंने सेंटा क्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इस्टेब्लिश किया बॉम्बे में, और कस्टम ड्यूटी भी रिमूव कर दी। उनको लगता था कि आने वाले समय में इसमें काफ़ी स्कोप है और इंडिया काफ़ी आगे निकलेगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के एक्सपोर्ट के मामले में। लेकिन देखो अब उस चीज़ को 50 साल पूरे हो गए हैं। इंडिया आगे किस में बढ़ा? आईटी इंडस्ट्री में, डायमंड इंडस्ट्री में, और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के मामले में तो इंडिया बिल्कुल भी आगे नहीं निकल पाया। अभी भी ज़्यादातर हमें इंपोर्ट ही करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को। इसका मतलब देखो जो पॉलिसी मेकर्स थे, सरकार थी उस समय, पूरी तरह से गलत साबित हुई। राइटर्स का यह मानना है मार्केट सबसे बड़ी है, मार्केट डिसाइड करती है कि इंडिया की स्पेशलाइजेशन किस में है, क्या इंडिया को प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या इंडिया को खरीदना चाहिए। कस्टम ड्यूटी सरकार अगर इंक्रीज करती है ना तो कस्टमर्स वंचित रह जाते हैं सस्ते प्रोडक्ट खरीदने में, और हमारी डोमेस्टिक कंपनीज है ना, आज नहीं तो कल वो फेल हो ही जाएंगी। क्योंकि अगर बाय चांस कस्टम ड्यूटी कम हो गई आगे, या फिर दूसरी कंपनीज ने और ज़्यादा इनोवेट कर लिया, वो और ज़्यादा सस्ते प्रोडक्ट्स अगर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो फिर डोमेस्टिक कंपनीज कैसे उनका सामना करेंगी। मतलब कहने का ये है कि बाहर की कंपनीज ने इतना ज़्यादा इनोवेट कर लिया कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं ना बहुत ही ज़्यादा सस्ते हो गए इनोवेशन की वजह से। तो फिर सरकार थोड़ी बहुत कस्टम ड्यूटी लगा भी लेगी तो भी इंडिया की जो कंपनीज है ना वो फेल हो जाएंगी। क्योंकि इंडिया की डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी सरकार ने कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज करके। उन्होंने इनोवेशन तो किया ही नहीं ना डोमेस्टिक कंपनीज ने। कंपटीशन ना हमेशा इनोवेशन को एंकरेज करता है। कल परसों की ये बात है, जो आनंद महिंद्रा है ना, महिंद्रा कंपनी वाले, उन्होंने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि वी आर वेरी प्रिविलेज्ड, हम अपने आप को फॉर्चुनेट मानते हैं कि हमारे सामने ना टाटा मोटर्स जैसे कॉम्पिटिटर हैं। उनके अनुसार टाटा मोटर बहुत इनोवेशन लेके आता है और इससे हम भी एंकरेज होते हैं, मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा इनोवेट करने के लिए, और ज़्यादा बेहतर करने के लिए। तो कंपटीशन से हमेशा इनोवेशन आता है, लेकिन हमारी डोमेस्टिक कंपनीज अगर फॉरेन कंपनीज की कंपटीशन में आएंगे ही नहीं तो फिर वो कैसे कंपटीशन करेंगी, कैसे वो इनोवेशन करेंगी। इसके बाद देखो आपके मन में एक चीज़ ये आई होगी, तो राइटर ये कहना चाहते हैं क्या डोमेस्टिक कंपनीज अगर फेल होती हैं तो होने दें, क्योंकि अगर सरकार उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगी तो वो फेल हो जाएंगी, जॉब लॉस हो जाएगा। राइटर कहते हैं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है, 2-3 लोग शामिल हैं इस पूरे आर्टिकल में, एक इंटरव्यू चल रहा है तो उससे पॉइंट्स हम ड्रा कर रहे हैं। तो राइटर्स, दोनों राइटर्स के विचार ऑलमोस्ट सेम ही हैं इस आर्टिकल में, तो अलग अलग नहीं है। तो राइटर्स कहते हैं देखो सरकार को ना इंडस्ट्रीज की सुननी चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए, ताकि वो लड़ सकें, कंपटीशन का सामना कर सकें जो कि फॉरेन कंपनीज से हैं। जैसे देखो कोविड-19 के दौरान वैक्सीन का निर्माण हुआ, ज़्यादातर जो वैक्सीन बनी ना वो सरकार की सपोर्ट से बनी, सरकार ने R&D के लिए सपोर्ट प्रोवाइड की। तो बहुत सारी कंपनीज को ना इनोवेशन के लिए सरकार की सपोर्ट चाहिए होती है, तो सरकार उनकी सुने, सरकार उनकी सुने कि उन्हें क्या चाहिए और वो चीज़ सरकार प्रोवाइड करे, बजाय इसके कि सरकार मार्केट में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस करे कि ये करना है, ये नहीं करना है। देखो एक चीज़ आपने नोटिस की, पिछले 30 सालों से हम कहते आए हैं कि LPG रिफॉर्म्स के बाद रेड टेपिज्म खत्म हो गया, लेकिन सही बात यह है आज भी हमारे देश में ना बिजनेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रेड टेपिज्म पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। रेड टेपिज्म मतलब लाल फीताशाही। लाल फीताशाही क्या होता है? जैसे कोई बिजनेसमैन बिजनेस ओपन करना चाहता है ना, तो कोई फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, क्लियरेंस लेनी पड़ती है सरकार से। छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्लियरेंस नहीं देती सरकार। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने नाम कैपिटल लेटर में लिख दिया, स्मॉल लेटर में नहीं लिखा, इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना कई बार क्लियरेंस नहीं मिलती, रिश्वत देनी पड़ती है। कोई तो रीज़न होगा ना, आप समझ के देखिए। लेबर के मामले में हमारा देश इतना स्ट्रोंग है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में है, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होने के बावजूद इन्वेस्टमेंट हमारे देश में नहीं आ रही है। अभी भी
चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जा रही है। कितनी बड़ी बड़ी बातें बोली गई थी, याद कीजिए कि जब कोविड-19 की महामारी आई थी कि चाइना से अब कंपनीज हटेंगी, हमारे देश में आएंगी। 2-3 कंपनीज के अलावा ना कोई कंपनी नहीं आई हमारे देश में। ये कड़वी सच्चाई है। कोई तो दिक्कत होगी ना, हमारे देश में बिजनेस करना मुश्किल होगा तभी तो कंपनीज नहीं आती है ना काम करने के लिए। तभी तो वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया वहां पर चली जाती हैं, लेकिन इंडिया में नहीं आती लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कुल मिला के देखो, इस आर्टिकल का एसेंस ये निकलता है कि सरकार को ना प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए, सब कुछ मार्केट पे छोड़ देना चाहिए। मार्केट पे जब आप छोड़ोगे तो बहुत सी फर्म्स आएंगी, बहुत सी फर्म्स रिस्क लेंगी, गलतियां होंगी फर्म्स की तरफ से, बहुत सारी कंपनीज फेल भी हो जाएंगी। लेकिन देखो, ये मार्केट के ऑपरेशन का पार्ट है। अल्टीमेटली मार्केट जो है ना, ये पता लगा लेगी कि इंडिया के लिए क्या स्ट्रेंथ है और क्या इंडिया की वीकनेस है। कौन सी चीज़ें इंडिया में अगर प्रोड्यूस करेंगे तो फायदे का सौदा रहेगी और कौन सी चीज़ें इंडिया में नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो फायदे का सौदा नहीं रहेंगी। बस सरकार इंडस्ट्रीज की बात सुने समय समय पे कि वो चाहते क्या हैं। अक्सर हम देखते हैं जापान में, साउथ कोरिया में सरकारें जो हैं वो इंडस्ट्रीज की बात सुनती रहती हैं। हालांकि इंडिया में भी सुनती तो है ही हैं, लेकिन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इंडिया में शायद नहीं देखने को मिलता। यही राइटर, इसी की तरफ राइटर पॉइंट आउट करना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज रिसेंटली एक ड्राफ्ट लेके आया, ड्राफ्ट ऑफ द नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। पब्लिक कमेंट्स के लिए अभी ये ड्राफ्ट ओपन है। 15 जुलाई तक, यानी आज लास्ट डेट है, आप भी इस ड्राफ्ट पर कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन ये उठता है कि 2006 की जो पॉलिसी है डिसेबिलिटी से संबंधित, उसको रिप्लेस करने के लिए नई पॉलिसी सरकार क्यों लाना चाहती है? क्योंकि देखो, इसी बीच काफ़ी कुछ हुआ है। जैसे इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी साइन किया है। एक सेकेंड, ये हटा देते हैं ये इमेज। हाँ, अब सही है। दूसरे नंबर पे नया डिसेबिलिटी कानून सरकार लेके आई 2016 में। डिसेबिलिटी कंडीशंस को 7 से इंक्रीज करके 21 कर दिया गया। और सबसे लास्ट में इंचियोन स्ट्रेटजी फॉर एशियन एंड पैसिफिक डेकेड ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इस कन्वेंशन में भी, इस स्ट्रेटजी में भी इंडिया एक पार्टी है। इस ड्राफ्ट में देखो, एक प्रकार से कमिटमेंट जाहिर की गई है कि डिफरेंटली एबल पर्सन्स की एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, स्पोर्ट्स, कल्चर, सोशल सिक्योरिटी, एक्सेसिबिलिटी और दूसरी चीज़ों के लिए काम किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ मिसिंग है, वो है पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ये चीज़ मिसिंग है। देखो, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये एक ऐसा इशू है जो हमारे देश की डेमोक्रेटिक डिस्कशन में आपको रेयरली देखने को मिलता है। इवन पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में भी रेयरली डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स की जो आवाज़ है वो अलग से उठाई जाती है। जैसे हर एक पार्टी दावा करती है कि हम महिलाओं के लिए ये करेंगे, लेकिन डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए क्या करेंगे बहुत कम देखने को मिलता है। हर एक लेवल पे, हर एक पॉलिटिकल लेवल पे ना आपको जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स है ना, उनका एक्सक्लूजन देखने को मिलेगा। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती, सरकार जब बोलती है कि डिसेबल मत बोलो, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन बोलो, तो ये आर्टिकल में क्यों हमेशा डिसेबल लिख देते हैं? गलत है ना। बात देखो, सिर्फ इस आर्टिकल की नहीं है। जब भी इस प्रकार का आर्टिकल आता है ना, रेयरली डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स लिखा होता है, हमेशा डिसेबल्ड लिखा होता है। आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल में देखो, ये बोला जाता है, इवन देखो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स जब वोट देने जाते हैं तो जो वोटिंग लोकेशंस होती हैं उनके लिए अक्सर इनएक्सेसिबल होती हैं। रैंप नहीं बने होते कि व्हीलचेयर उसके ऊपर जा सके। अगर आई साइट में दिक्कत है तो वो ईवीएम को हाथ से पहचान सके, ऐसी सुविधा नहीं होती। लोकल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन नहीं होता डिफरेंटली एबल पर्सन्स का, ना सिर्फ लोकल लेवल पे बल्कि नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे भी। तो जो डिफरेंटली एबल पर्सन्स है ना, वो पॉलिटिक्स में एक प्रकार से मार्जिनलाइज से हो गए हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में। सेक्शन 11 जो है ना राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट का, वो ये बोलता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन प्रयास करेंगे कि सभी जो पोलिंग स्टेशंस है ना वो एक्सेसिबल हों टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज। लेकिन देखो, इतने साल हो गए, आज भी
आप भी वोट देने जाते होंगे, देखते होंगे कि कुछ स्पेशल व्यवस्था नहीं होती डिफरेंटली एबल पर्सनस के लिए वोटिंग साइट्स पर। मतलब पोलिंग बूथ जो है ना, वो आज भी काफ़ी सारे लोकेशंस पर डिफरेंटली एबल पर्सनस के लिए एक्सेसिबल नहीं है। दिक्कत ये है जो डिफरेंटली एबल पर्सनस है ना, आज भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बड़ा ग्रुप नहीं है कि अलग से पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें एड्रेस करें। इवन डेटा भी नहीं है कि हर एक कंस्टिट्यूएंसी में कितने डिफरेंटली एबल पर्सनस हैं। उनके लिए कोई स्थान नहीं होता कि वो पार्टी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकें। ट्रांसपोर्ट आज भी इनएक्सेसिबल है। बस में चढ़ना, बस से उतरना कितना मुश्किल होता है किसी डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए। इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टो रिलीज करती हैं, क्या वो डिफरेंटली एबल पर्सन्स फ्रेंडली होता है? नहीं। मतलब जिनकी आई साइट में थोड़ा इशू है, क्या वो उस मैनिफेस्टो को समझ सकें? ऐसी व्यवस्था पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं? नहीं करती। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो ये बात सच है कि रिप्रेजेंटेशन जो है ना, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट में। इसी के लिए तो एससी और एसटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया था और डिफरेंटली एबल पर्सन्स को भी रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे नहीं है। तो पॉलिटिकल लेवल पर डिफरेंटली एबल पर्सन्स की रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए अच्छे खासे प्रयास होने चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दिया जाता है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने ना एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, नॉमिनेटिंग एटलीस्ट वन डिफरेंटली एबल पर्सन इन ईच पंचायत। यानी हर एक पंचायत में एक डिफरेंटली एबल पर्सन को नॉमिनेट किया जाए। अगर कोई डिफरेंटली एबल पर्सन नहीं चुन के आया है तो इससे क्या होगा, डिफरेंटली एबल पर्सन्स का जो पार्टिसिपेशन है ना पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, वो इंक्रीज होगा। लास्ट में 4 सजेशंस भी दिए जाते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि पॉलिटिकल प्रोसेस में डिफरेंटली एबल पर्सन्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो। सबसे पहले उनकी कैपेसिटी बिल्ड की जाए, इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में उन्हें ट्रेनिंग दी जाए। दूसरे नंबर पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या फिर लीगल फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए कि इलेक्शन बॉडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंटली एबल पर्सन्स का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करें पॉलिटिकल प्रोसेसेस में। सिविल सोसाइटीज़ को इंक्लूड किया जाए ताकि वो वोटर एजुकेशन कैंपेन चला सकें और डिफरेंटली एबल पर्सन्स पर स्पेशली ध्यान दे सकें, उन्हें मोटिवेट कर सकें। और सबसे लास्ट में पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि वो डिफरेंटली एबल पर्सन्स तक अलग से पहुंच सकें। तो ये 4 सजेशंस हैं। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।